तो इसमें पढ़ेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। इसमें अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति होती है जिसमें आप शब्द का कई तरह से, एक शब्द का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसके वाक्य के अनुसार और अर्थ के अनुसार लिया जाता है। जैसे गधा घास खाता है, तो इसमें आप सीधा सा है वाक्य से समझ में आ जाता है कि क्या है। लेकिन कभी कभी आपका जैसे राम गधा है, तो उसमें आप ये कहना चाहते हो कि वो बेवकूफ़ है, तो उसमें आपका लक्ष्य कुछ और होता है, बस शब्द चयन आप गधा का ही करते हो। तो आगे पढ़ते हैं इसमें और विस्तार से। इसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति के जो भेद हैं वो 3 हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। सबसे पहले पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति। प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ में बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों ने अभिधा को लक्षणा की व्यंजना की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया है। अभिधा में लक्षणा व्यंजना से ज़्यादा लोक विस्तार है। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ के अन्य नाम प्रसिद्धार्थ, मुख्यार्थ और साक्षात संकेतिक हैं। अभिधा शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ बोध लोक प्रचलन की समुदाय शक्ति द्वारा होता है, इनकी व्युक्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, गढ़ आदि। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ बोध की शक्ति द्वारा होता है, जैसे सुधांशु, दिनकर, दिवाकर आदि। योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ बोध अवयव की शक्ति के सहयोग से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज का यौगिक अर्थ है जल से उत्पन्न, पर योग रूढ़ अर्थ है कमल। वस्तुतः अभिधा व्यापार द्वारा वाचक शब्दों के अर्थ का स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। जैसे गो शब्द कहने से एकदम एक विशिष्ट प्रकार के पशु का बोध होता है। पद और तद विषयक पदार्थ में निश्चित संबंध होता है। एक विशेष शब्द से एक विशेष पदार्थ का ही ज्ञान होना अनिवार्य है। जब हम घर अथवा गो शब्द कहते हैं तब हमारा संकेत जाति से है अथवा व्यक्ति से। इस प्रश्न को लेकर दीर्घ काल तक विवाद चलता रहा। यदि कोई कहे कि गाय सड़क पर जा रही है तो उसका अभिप्राय कदापि नहीं कि गाय जाति के सभी प्राणी सड़क पर चल रहे। इसका प्रयोजन केवल एक विशेष गाय से है, किंतु यद्यपि संकेत किसी गाय विशेष की ओर है, तथापि गाय शब्द के उच्चारण मात्र से ही जाति ध्यान में आती है। फलतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संकेत जाति और व्यक्ति दोनों का है। लक्षणा शब्द शक्ति। साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ लक्षक और लाक्षणिक शब्द का प्रयोग मम्मट के अनुसार, अर्थात मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि और प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा व्यापार शक्ति कहते हैं। इस भांति लक्षणा के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में अमुख्यार्थ यानी लक्ष्यार्थ के साथ योग और आवश्यक संबंध रूढ़ि और प्रयोजन का कारण रूप में विद्यमान होना। ठीक है। रूढ़ा लक्षणा क्या होती है? रूढ़ा लक्षणा का अर्थ है जहाँ मुख्यार्थ से संबंध होने पर भी वह उससे भिन्न है। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। किसी भाषा के सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आँख का तारा होना, आँख का काटा होना आदि। प्रयोजनावती लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजना के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। गंगाए घोष का अभिधार्थ में अर्थ होगा गंगा में अहीरों की बस्ती। कहने वाले का प्रयोजन है गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है वहाँ वही शीतलता और पावनता है जो गंगा की धारा में है। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो इन दोनों के भी 2 उपभेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो प्रकार
ये चार हैं कि इन चारों के दो दो भेद हैं, शारोपा और साध्यावासना संबंध को, सादृश्य संबंध को और क्षुधा कहते हैं। सादृश्य से इतर संबंध को। उपादान लक्षण में शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ ही अन्य अर्थ का भी आक्षेप होता है। लक्षण लक्षणा में शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने को अर्पित कर देता है। जैसे गंगायम घोष में गंगा शब्द का अर्थ तट किया जाए तो लक्षण लक्षणा होगी और गंगा तट अर्थ किया जाए तो उपादान लक्षणा। संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणा के इतने भेद प्रभेद किए हैं कि आज के पाठक की बुद्धि चकरा जाती है। लक्षणा का अर्थगत महत्व है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में मेटाफर को लक्षणा का प्रमुख रूप माना जा सकता है। फिर रूपक अलंकार का संबंध बहुत निकट का रहा है। रूपक केवल काव्य के अलंकरण का ही साधन नहीं रहा, अपितु अर्थ की लाक्षणिक अभिव्यक्ति में उसकी भूमिका का बहुत महत्व है। सारूपा लक्षणा में विषयी और विषय दोनों का शब्द द्वारा कथन किया जाता है। जैसे वह निरा बैल है का अर्थ है वह गवार है। बैल के स्वरूप को वह पर आरोपित कर दिया सरूपा लक्षणा है। व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त शब्द की तीसरी शक्ति का नाम व्यंजना है। व्यंजना का अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार का अंजन। आंखों में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसे निर्मल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल रूप में छिपे हुए अकथित अर्थ द्योतित करती है। व्यंजना शब्द शक्ति से शब्द का सूक्ष्मतर गहनतर अर्थ व्यंजित और ध्वनित होता है। इसके बाद समान अर्थ के बोधक शब्दों को अभिधेयार्थ सर्वत्र एक ही होता है, परंतु व्यंग्यार्थ भिन्न हो सकते हैं। प्रकरण, वक्ता, बोधक, स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त, कार्य, संख्या और विषय आदि के अनुसार व्यंग्यार्थ प्रायः वाच्यार्थ से भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए सूर्यास्त हो गया है, इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक होगा, परंतु व्यंग्यार्थ प्रकरण आदि के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। वाच्यार्थ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान से ही हो सकता है, परंतु व्यंग्यार्थ विशुद्ध प्रतिभा द्वारा काव्य मार्मिकों को ही भाषित हो सकता है। वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ही ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। भारतीय आचार्यों ने इसके दो भेद माने हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना शब्द पर आधारित व्यंजना अभिधा मूला और लक्षणा मूला दो प्रकार की होती है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना अनिकार्थी शब्दों के एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा उन शब्दों से दूसरा अर्थ ध्वनित होता है उसे अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए, मलिनी आजक है ना क्यों वह रसाल को हाल। तो यहाँ रसाल शब्द अनिकार्थी है और आम तथा प्रिय का अर्थ देता है। मलिनी के साहचर्य से उसका अर्थ आम का फल निर्धारित हुआ, पर रसाल प्रिय व्यक्ति या रसिया के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसका व्यंग्यार्थ हुआ कि हे सखी मेरे प्रिय का समाचार क्यों नहीं देती। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ ज्ञात होने के कारण यह अभिधा मूला आर्थी व्यंजना है और शाब्दी इसलिए कि रसाल शब्द को हटाते ही व्यंजना समाप्त हो जाती है। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। लक्षणा में शब्द का मुख्यार्थ बाधित रहता है, अतः जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा का सहारा लिया जाता है उस प्रयोजन की व्यंजना करने वाली शक्ति को लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। स्पष्ट बात यह है कि लक्षणा ही व्यंजना के प्रयोजन का आधार बनती है। ये सभी भेद लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना के उदाहरण। गंगाया घोष की लक्षणा का अर्थ है मेरा गांव गंगा के समीप है। व्यंग्यार्थ से ही लिया जाएगा, अर्थात गंगा के समीप गांव में शीतलता पवित्रता है। आरती व्यंजना अर्थ के तीन भेद है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। वस्तुतः व्यंजना में अर्थ संभावनाओं की कोई सीमा नहीं, अतः उसके 10 या 30 भेदों की बात व्यर्थ है। शास्त्रकारों ने जिन भेदों की चर्चा की वे तो उदाहरण मात्र है। वकृति विशिष्ट आरती व्यंजना का उदाहरण लीजिए। निरखी, सेज, रंग रंग भरी लगी उसासय लैन
कछु न चैन चित्त में रहियो, चढ़त चांदनी रैन। होली के दिनों की चांदनी भरी मादक रात में रंग बिरंगी सेजों को देखकर नायिका आहें भरने लगी। उसके चित्त का चैन छिनने लगा, अर्थात नायक की निष्ठुरता पर उसे मलाल हुआ। व्यंजना में अर्थ की अनंतता होती है। लक्षणा की तुलना में व्यंजना का क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है। व्यंजना की संभावनाएं अनंत है और उसके विभिन्न रूपों की परिगणना नहीं कर सकते। तात्पर्य वृत्ति। अभिधा वृत्ति द्वारा वाक्यगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ ज्ञात हो चुकने के बाद जिस वृत्ति द्वारा उन पदों के अनिबद्ध अर्थ यानी तात्पर्य का ज्ञान होता है उसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है। काव्य की इस चतुर्थ शक्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अब आगे पढ़ेंगे भारतीय काव्यास्त्र के प्रमुख संप्रदाय। प्रथम